नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। करंट अफेयर प्रतियोगिता दर्पण के सारांश के आज की इस वीडियो में हम सितंबर 2023 अंक के राष्ट्रीय घटनाक्रम का सारांश देखेंगे। अगस्त 2023 अंक के सारांश के सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। तो आइए दोस्तों, सितंबर 2023 के राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हैं। प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2023। राष्ट्रीय घटनाक्रम। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में 14 जुलाई 2023 और 23 अगस्त 2023 का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा, जब देश के चंद्र मिशन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ की और सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बाहुबली फैट बॉय कहे जाने वाले LVM-3 मैक 4 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को लेकर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर उड़ान भरी तथा इस शक्तिशाली रॉकेट ने 16 मिनट में ही इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल को 179 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया था। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचते ही चंद्रयान के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गए और प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के पश्चात रोवर प्रज्ञान के साथ लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मेंजिनस यू क्रेटर के पास सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक 23 अगस्त को शाम 6 बजे किया। चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग से भारत ऐसी उपलब्धि वाला विश्व का चौथा देश बन गया है, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया है। अभी तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही अपने लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतार सके हैं, परंतु चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम देश भारत बन गया है। चंद्रमा के लिए भारत के पहले मिशन चंद्रयान प्रथम ने 22 अक्टूबर 2008 को उड़ान भरी थी, जिसने 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। 14 नवंबर 2008 को इसका मून इम्पैक्ट प्रोब चंद्रयान-1 से अलग हुआ, किंतु 25 मिनट बाद ही यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस श्रृंखला में चंद्रयान-2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को किया गया था, जिसने 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था और चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर विक्रम 2 सितंबर 2019 को ऑर्बिटर से अलग हुआ तथा चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर ऊंचाई पर ही पृथ्वी पर के नियंत्रण कक्षा से संपर्क टूट गया तथा यह सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते समय क्रैश हो गया था। विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% अब भारत में। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 जारी। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए अप्रैल 1973 में शुरू की गई परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर तथा अन्य संबंधित कार्यक्रमों के परिणाम काफ़ी उत्साहजनक रहे हैं। वर्तमान में विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% अब भारत में ही है। देश में बाघों की संख्या के संबंध में रिपोर्ट 4-4 वर्ष के अंतराल के पश्चात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऐसी 5वीं चक्र की रिपोर्ट मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई 2023 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किया गया। इसके पिछले चौथे चक्र की रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर जारी किए थे। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर नैनीताल में टाइगर रिजर्व फोर्स में आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने देश के सभी 53 टाइगर रिजर्व के साथ साथ सभी राज्यों में मौजूद बाघों की संख्या के आंकड़े भी जारी किए। बाघ गणना 2023 के अनुसार देश में बाघों की कुल न्यूनतम संख्या 3167 तथा अधिकतम संख्या 3925 संभावित है। इसलिए 2022 में बाघों की औसत संख्या 3682 मानी गई है। इस नंबर को आप याद रखिएगा, 3682, जबकि 2018 में यह संख्या 2967 थी।
और उससे पूर्व 2014 में 2226 थी। इस प्रकार 2018 से 2022 की 4 वर्ष की अवधि में बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि हुई है। नए गणना के अनुसार राज्यों में सर्वाधिक 785 बाघ मध्य प्रदेश में है, जबकि दूसरा स्थान कर्नाटक का 563 बाघों के साथ है और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड 560 बाघों के साथ है। मध्य प्रदेश का टाइगर स्टेट का दर्जा इस वर्ष भी बरकरार रहा। सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। 2022 की इस गणना के अनुसार इस रिपोर्ट में देश के 53 टाइगर रिजर्व में से उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि 260 है। इसके पश्चात कर्नाटक स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 150 बाघ और तीसरे स्थान पर कर्नाटक के ही नागरहोल टाइगर रिजर्व में 141 बाघ हैं। PSLV C-56 की सफल उड़ान द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रहों का प्रक्षेपण। चंद्रयान 3 की सफल प्रक्षेपण के 2 सप्ताह पश्चात ही इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी 30 जुलाई 2023 को प्राप्त की, जब अपनी एक व्यावसायिक उड़ान के तहत अपने विश्वसनीय PSLV C-56 रॉकेट के जरिए सिंगापुर के 7 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण उसने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया। प्रक्षेपित उपग्रह में सिंगापुर का 360 किग्रा का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तथा 6 अन्य छोटे उपग्रह शामिल थे। PSLV C-56 की इस उड़ान की एक और बड़ी उपलब्धि यह रही कि उपग्रह को अपनी निर्धारित कक्षा में छोड़ने के बाद रॉकेट के बचे हुए हिस्से को पृथ्वी की ओर लगभग 300 किलोमीटर ऊंची कक्षा में लाया गया। निचली कक्षा में रहते हुए अगले 2 माह में यह स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इससे अंतरिक्ष में इकट्ठा हो रहे कचरे को कम करने में मदद मिलेगी। देश के बाहर IIT के पहले कैंपस जंजीबार और अबू धाबी में। उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए भारत के विश्वविख्यात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के परिसर अब विदेशों में भी स्थापित करने की शिक्षा मंत्रालय की योजना है। ऐसा पहला कैंपस तंजानिया के अर्ध स्वायत्त क्षेत्र जंजीबार में तथा दूसरा कैंपस संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में स्थापित किया जाएगा। जंजीबार में प्रस्तावित कैंपस IIT मद्रास का होगा और अबू धाबी में प्रस्तावित कैंपस IIT दिल्ली का कैंपस होगा। इसे इस तरह से आप याद रख सकते हैं ट्रिक से कि जंजीबार में लौंग इलायची की खेती होती है और मद्रास दक्षिण भारत में है, तो दक्षिण भारत भी मसालों के लिए प्रसिद्ध है और जंजीबार भी लौंग इलायची मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों सेम हो गया, यानी कि मद्रास का जो कैंपस है वो जंजीबार में खुलेगा और अबू धाबी क्या है, हाईटेक सिटी है, दिल्ली भी हाईटेक है, तो ये दोनों सेम हो गया। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर सीधी नियुक्ति हेतु PhD की अनिवार्यता समाप्त। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर सीधी नियुक्ति के मामले में PhD की अनिवार्यता को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ने समाप्त कर दिया है। इन पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अब नेट, सेट या स्लेट ही अनिवार्य न्यूनतम योग्यता होगी। नए नियम 1 जुलाई 2023 से लागू किए गए हैं। इस संबंध में टिप्पणी करते हुए UGC के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने कहा कि 1 जुलाई 2023 से इस भर्ती के लिए PhD अब वैकल्पिक योग्यता होगी, जबकि नेट, सेट और स्लेट अनिवार्य योग्यता की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के विरुद्ध विपक्षी दलों के गठबंधन का संक्षिप्त नाम इंडिया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA को पराजित कर सत्ता से बाहर करने के उद्देश्य के साथ एकजुट हुए प्रमुख विपक्षी दलों ने अपने इस गठबंधन का नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूड अलायंस इंडिया रखा है। इस गठबंधन की यह दूसरी बैठक 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में संपन्न हुई। इस बैठक में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी सहित कुल 26 विपक्षी दल शामिल थे।
इस गठबंधन की पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निवास पर संपन्न हुई थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के अधिकांश विधायक अजीत पवार के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल। शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा विभाजन पार्टी नेता शरद पवार द्वारा अपनी पुत्री सुप्रिया सुले और एक अन्य सांसद प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए जाने के 3 सप्ताह पश्चात ही हुआ, जब उनके भतीजे अजीत पवार अपने कुछ साथियों के साथ प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए। अजीत पवार ने पार्टी के मूलतः 53 विधायकों में से 40 के समर्थन का दावा करते हुए अपने खेमे को ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करार दिया है और इस गुट ने अजीत पवार को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया है। दूसरी ओर शरद पवार ने अपने खेमे को ही मूल पार्टी होने का दावा किया है। इस मामले में दोनों पक्षों का दावा अब चुनाव आयोग के समक्ष है तथा किस गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दर्जा दिया जाए, यह निर्णय अब चुनाव आयोग ही करेगा। छोटे अपराधों के मामलों में कारावास के स्थान पर केवल जुर्माने का ही प्रावधान करने के लिए विधेयक लोकसभा में पारित। न्यायालयों में मुकदमों का बोझ कम करने तथा कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए अनेक छोटे अपराधों के मामले में कारावास की सज़ा के प्रावधान को समाप्त कर केवल जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा। इसके लिए जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की 12 जुलाई 2023 की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी। इस विधेयक के जरिए 19 विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े 42 कानूनों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटे अपराधों में कारावास के प्रावधान को हटाया गया है। इसके अधिनियमित होने पर छोटे अपराधों के लिए अब जेल की सज़ा नहीं होगी तथा केवल जुर्माने का आरोपण ही किया जाएगा। अनेक मामलों में अदालती कार्रवाई की आवश्यकता भी नहीं रहेगी तथा जुर्माने की राशि में 3-3 वर्ष के अंतराल पर 10-10% की वृद्धि का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। न्यायालयों में लंबित मामलों को निपटाने के लिए अर्थदंड के प्रावधानों को पिछली तिथि से ही लागू करने का सुझाव भी समिति के सुझावों में शामिल है। तो ये थे दोस्तों सितंबर 2023 अंक के राष्ट्रीय घटनाक्रम का सारांश। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।